जिन्होंने राज किया था वो भी ये बीजेपी वाले ही हैं। मैं इस पर ना एक छोटा सा व्यू डालने की कोशिश करूंगा और आप समझने का प्रयास करिएगा प्लीज। आपने जब दिल्ली गवर्नमेंट की बात की थी कि केजरीवाल जी तमाम तरह की वैकेंसीज निकाली और लोगों को रोज़गार दिया, धन्यवाद है उनका कि उन्होंने रोज़गार देने का प्रयास किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि जितने मार्शल्स की भर्ती इन्होंने निकाली दिल्ली गवर्नमेंट ने, और जो दिल्ली गवर्नमेंट में अभी PSU के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं, आप उनकी दयनीय स्थिति के बारे में थोड़ा सा डीपली जाकर कोशिश कीजिएगा, उनको पता। जितने भी होम गार्ड्स जो दिल्ली में वो लगाए गए थे, 5-5 महीने से सैलरी नहीं आ रही। आप ऐसे समझ के चलें कि उन्होंने भी उसी ढर्रे पर काम करना शुरू किया जिस ढर्रे पर कांग्रेस और बीजेपी पहले से करती आ रही है। इन बेचारे लोगों को जिनको समय से इनको क्या किया 1850 रुपये आपको, 18,500 रुपये आपको सैलरी के देंगे। 18,500 में भी वो लोग बेचारे काम करने को तैयार हो गए, और उसके बावजूद भी सर वो 5-5 महीने से बगैर तनख्वाह के बैठे। और आज स्थिति उनकी ऐसी है कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको कंटिन्यूसली काम करना है तो आओ, नहीं करना है तो जाओ। यानी कि वो अब अपना 5 महीने का वेतन छोड़े तो फिर कहीं दूसरी जगह जाए, है ना। तो अब ये बताइए सर, आखिर में शोषण किसका हुआ है? गरीब आदमी का ही तो हुआ ना। और इन गरीब लोगों में है कौन? हम ही तो है। ये सरकार भेष बदल कर अपना कार्यक्रम जारी रखेगी। देखिए, सरकार की मानसिकता सिर्फ एक है, मनुवाद के अंदर ये बात स्पष्ट तौर पर तय है, 90% लोगों को आप गरीब करो और 10% लोगों के हाथ में सत्ता का अधिकार दिया जाए। ये लोग आपके पैरों के नीचे बैठकर सलाम करेंगे, क्योंकि जब आप गरीब होंगे, आपके पेट में कुछ खाने को नहीं होगा ना, तो सिवाय आपके हाथ जोड़ने के कुछ और साधन नहीं होगा आपके पास। लेकिन अगर आपके पास में कुछ भी है तो आप सरकार की आंख में आंख डालकर उससे बात करने की हिम्मत रखते हैं। ये दावा है मेरा, जिस दिन सरकार इस पॉलिसी को लेकर, जो भी सरकार इस पॉलिसी को लेकर आए कि अगर आप हमारा रिजर्वेशन बंद कर रहे हैं कोई बात नहीं, डर नहीं, लेकिन आप इक्वेबिलिटी को उस टाइम में तैयार करो। उस वक्त में आर्टिकल 14 में ये लिखा है, आप बराबरी का दर्जा दे दो ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? अंबानी मेरे चाचा का बेटा है, सरकार के फूफा का ताऊ है। क्या है अंबानी? क्यों दे रहे हो सब कुछ उसको पूरा? 18 लोगों को 72 लाख करोड़ रुपया ऐसे उठा के दे दिया जैसे इनके बाप की प्रॉपर्टी है। 18 लोगों में 72 लाख करोड़ रुपया, जो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा सरकार के पास। ये 72 लाख करोड़ रुपया यदि हिंदुस्तान के 72,000 लोगों को देते ना, 72,000 लोगों को, आज हिंदुस्तान के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज़ होती, और भाई साहब उन इंडस्ट्रीज़ में भारत का हर एक नागरिक उसके अंदर रोज़गार प्राप्त करता, और पूरे विश्व में भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर टॉप पर होता, टॉप पर। इन्हीं लोगों ने इस भारत को कमज़ोर करके रखा है। इन्हीं ये जो अडवाणी और ये अडानी और ये अंबानी लगे हुए हैं ना, ये इन्हीं लोगों ने इस देश को कमज़ोर किया हुआ है। यही इस देश को जो ना अंदर से खोखला कर रहे हैं। आप समझो इस बात को। ये बात इनके साथ है ना, तय करके इन्होंने संभाली हुई है कि भारत को कैसे कमज़ोर करना है और कितने लोगों को क्या क्या देना है, गरीब लोगों को। और ये सर, ये गरीब लोगों का ही है। ये सारी चीज़ें गरीब लोगों पर ही है, और इन गरीब लोगों में सिर्फ यही लोग हैं जो 85% लोग हैं जो आज अगर एक लात मारे ना तो इन सरकारों की आंखें ना ज़मीन पर आके गिरेगी। लेकिन ये एक छत्र के नीचे जिस दिन आ जाएंगे, जिस दिन अपना रूप दिखाएंगे ना, इनको पानी नहीं मिलेगा, ये कहीं पर भी नहीं टिक पाएंगे। इनको गंदा पानी नहीं मिलेगा, साफ पानी से तो बड़ी गहरी साजिश के तहत जो ना
इस सिस्टम को चलाया जा रहा है। अम्मा जी का भाई मैं तो सबसे पहले जो मेरी एक अभिलाषा है, वो मेरी एक अभिलाषा है कि मैं चाहता हूँ कि हम ब्राह्मणवाद और मनुवाद से तो हम पीड़ित हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी कोशिश हो जिससे कि हमारी SC/ST की सरकार बने। ठीक है जी। और दूसरी बात, हमने सब ने पिछली सरकारों के बारे में बोल दिया, अरे वो हमारे थे नहीं तो हमारा तो शोषण करेंगे। तो अब हम लोगों ने अपने लिए क्या करना है, हमें भी तो कोई योजना बनानी चाहिए। मेरे फादर कहते थे कि मैंने एक दिन एक सवाल करा, मैंने अपने पापा से पूछा कि मैंने एक बात तो बताओ कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने को दो, ऐसा क्यों? तो वो कहता है बेटा वो ठीक है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने को दे रहा है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने को दे, अबे तेरी क्या फूट गई, हाथ बढ़ा के ले। तो भैया तुम भी तो कोशिश करो, एक झंडे के नीचे आओ ना, क्यों कुत्तों की तरह जगह जगह लड़ते हो? तू चमार है, तू चूड़ा है, तू वाल्मीकि है, तू धोबी है, इन चक्करों से निकल के एक झंडे के अंदर आओ और उन्हें यह भी बताओ कि झंडे के अंदर डंडा भी होता है। समझे सर? तो आज ये वक्त आ चुका है, ये मोदी, ये दो गुजराती अमित शाह और मोदी, नरेंद्र मोदी जी, ये दो गुजराती देश बेच रहे हैं और दो गुजराती अडानी अंबानी ये साला देश को खरीद रहे हैं। आराम से बोलो, CBI पीछे लगाते हैं। अरे ऐसी की तैसी यार, हमारे साथ मेरे वकील बैठे हैं। मैं एक बात भाई ये पूछना चाहता हूँ, हमारे सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ और मैं राजनीति में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे, लेकिन मैं एक बात चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं कि निगम पार्षद MLA बनते के साथ ही 1000 गज की कोठी हो जाती है, जिसके पीछे से पैंट फटी होती है, वो साला एकदम टॉप के खद्दरों में आ जाते हैं, महंगे कपड़ों में आ जाते हैं, महंगी गाड़ियों में आ जाते हैं। भाई वो चीज़ हमारे लिए भी तो लागू करो ना। जैसे हमारे अज्ञानी जी कहते हैं कि तुम देश चमका रहे हो सालो, हमें भी तो चमकाओ। हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो देश के नागरिक हैं, हमारे भी तो छोटे, क्या हमें अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या हम देश के नागरिक नहीं है सर? प्लीज़। काउंसलर MLA बनते ही हो जाते हैं, जिनको सरकार घूस देती है। तो हमें भी दो ना घूस, हम भी तैयार हैं। तो मेरी एक बड़ी दिल से अभिलाषा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे अज्ञानी जी के नेतृत्व में हम इनके साथ हैं, बहन जी, मायावती जी भी, या जो भी आए, मैं तो ये चाहता हूं कि कोई SC/ST प्रधानमंत्री बैठे। बहुत दिन हो गए इनके, 76 साल हो गए यार इन्हें बर्दाश्त करते करते। अब तो मैं समाज को, अपने SC/ST भाइयों को, मैं सबको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर एक नहीं होगे तो मारे जाओगे, एक हो जाओगे तो बच जाओगे बस। थैंक यू भाई लोगों, धन्यवाद। मैं नेता नहीं। की बातों में एक बात हो रहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भला इसी में छुपा हुआ, इसी टाइम में। बिल्कुल इसी में छुपा हुआ, बिल्कुल सर। 2024 से पहले जाग जाओ, वरना पता नहीं चलेगा कि तुम किन किन कोनों में पड़ो, कहाँ जंगलों में रह रहा हो, कुछ नहीं पता चलेगा। बस एक बात तो सर, वो कहते हैं ना कि मर के स्वर्ग देखा जाता है। हाँ है नहीं, उससे पहले की नहीं, ये बात तो जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। आप ये सोच लो, पहली कुर्बानी करने को तैयार बताओ। देखो सर, जैसे रूस में हुआ था ना, आपकी बात का मैं आपकी बात का एक ही जवाब दे सकता हूँ। क्रांति होगी जब होएगा, मैं एक ही जवाब दे सकता हूँ कितने भोगते रहो, गुरुजी। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो ज़रा जोर से उछालो यारो, तो थोड़ा अपनी ताकत दिखाओ ना यार। 85% हो, ये 15% हम पे राज कर रहे हैं। कमाल की बात हो गई, 76 साल गुजर गए
और हम आज भी वहीं गुलाम हैं। जिस दिन ये ताकत पैदा हो गई उस दिन कोई कुछ नहीं होगा। इस सरकार ने भर्ती जो गुजर गई सो कल की बात थी, आगे देखो ना आगे क्या करना है। कुर्बानी की जहाँ तक बात है, सरकार आपकी भर्ती करना बात सरकार कह रहा हूँ मैं, कुर्बानी की जहाँ तक बात है, मैं अशोक अज्ञानी जी मेरे बहुत मान्य है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। मेरे दूसरे अम्बेडकर है इस धरती पर, दूसरे अम्बेडकर है इस धरती पर, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, यदि कुर्बानी की बात आई तो पहली कुर्बानी मेरे को है। पहली कुर्बानी दूंगा, चाहे गर्दन उतर। भाई हमारे सनी पाजी कहते हैं, सनी देओल जी कहते हैं कि कुर्बानी बकरे की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो शेर तो हम हैं ही, तो बनो फिर शेर, मैदान में आओ ना। फाड़ के खाने वाले बच्चे। हाँ, जी, बहुत बढ़िया सर। तो चलो एक प्रस्ताव ले लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक अच्छा